नमस्कार सभी को। कैसे आप सभी? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम आपका +2 क्लास का फिजिक्स का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ और फाइंडिंग आउट इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए वायर विच कैरिंग ए यूनिफॉर्मली पॉजिटिव चार्ज। कोई वायर है, उसके ऊपर हमने चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड किया है। तो अगर उस वायर के ऊपर हमने चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड किया है तो उसकी वजह से कि कोई दूरी है, मान लीजिए उस वायर से 2 मीटर, 5 मीटर, 2 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर कोई भी दूरी होगी, उसको हम आर मान लेंगे। तो आर दूरी पर उस वायर की वजह से अगर हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है तो वो कि कैसे फाइंड आउट करेंगे, वहाँ पे हम गॉस लॉ अप्लाई करेंगे और साथ साथ में लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को भी अप्लाई करेंगे। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होगा कि अगर हमारे पास कोई वन डायमेंशनल एरिया है, वन डायमेंशन का मतलब उसकी केवल लेंथ है। ध्यान दीजिएगा, जो मैं बातें आपको बोल रहा हूँ ये साथ साथ आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन करते रहे तो तभी आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होगा। तो देखिएगा, यहाँ पे हमारे पास मान लीजिए ऐसा कोई वायर है, ये वायर है हमारे पास, और इस वायर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इस तरीके से, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये हमारे पास एक वायर है, इसके लेंथ हमारे पास L लेंथ मान लीजिए इसकी, और इस वायर पे हमने चार्ज दे दिया, कुछ यूनिफॉर्मली चार्ज हमने यहाँ पे दिया है, और ये पूछ लिया कि इस वायर से यहाँ पे कोई P पॉइंट है और वो यहाँ से R दूरी पर है, वो पॉइंट इस वायर से R दूरी पर है। तो बताइए P पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। तो देखिएगा हम यहाँ पे क्या अप्लाई करेंगे। सबसे पहला तो यहाँ पे हम लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को अप्लाई करेंगे। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि ये जो वायर है, ये जो हमारे पास वायर है, इस वायर की वजह से ये पॉइंट P है, तो यहाँ पे लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा हम यूज करते हैं 1D में, वन डायमेंशनल में। तो देखिएगा, एक मिनट लिख लेते हैं हम यहाँ पे लिखा जाएगा आपका लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इसको हम डिनोट करेंगे लैम्डा से। ये होगा आपका लैम्डा। लैम्डा है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि चार्ज पर यूनिट लेंथ। एक यूनिट लेंथ के ऊपर कितना चार्ज होगा वो तो हमने मान लिया लैम्डा होगा, तो उसको हम लिख देंगे Q डिवाइडेड बाई L। Q का मतलब ये जो वायर है, इस वायर के ऊपर टोटल चार्ज कितना है, और L का मतलब इस वायर की टोटल लेंथ कितनी है। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ, दैट इज योर लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इस चीज को आपने याद में रखना है क्योंकि ये चीज काफी ज्यादा यूज होगी। देखिएगा, अगर आपने इतना नोट डाउन कर लिया हो तो उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो ये मैंने आपको पहले बताया, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लैम्डा है हमारा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस पूरी वायर के ऊपर, ये जो पूरी वायर आपको यहाँ पे दिख रही है, इसके ऊपर अगर टोटल चार्ज Q है और इस वायर की टोटल लेंथ यहाँ तक L है, तो लैम्डा क्या हो जाएगा कि एक यूनिट लेंथ के ऊपर कितना चार्ज है, एक यूनिट लेंथ के ऊपर कितना चार्ज है, ये हमारा लैम्डा का मतलब होगा। अब चलिए, जो हमारा मेन मकसद है उसके ऊपर हम कंसंट्रेट करेंगे और इस वायर की वजह से P पॉइंट के ऊपर क्या इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी होगी उसको फाइंड आउट करेंगे। तो इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। अगर आपने नोट डाउन नहीं किया हो तो आप इसको पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। वीडियो को आगे या पीछे भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। सबसे बड़ा फायदा यही है कि आप बिल्कुल शुरू से वीडियो को चला सकते हैं, बिल्कुल अंत से चला सकते हैं। कहीं पे भी जाके आप कोई भी पॉइंट अगर आपको हो तो आप वहीं पे जाके देख सकते हैं। तो चलिए इसको एक बार मिटाते हैं।
तो अब तरीका क्या है? तरीका ये है कि गॉस ने हमें ये बताया था कि अगर हमें किसी भी कोई भी एलिमेंट हो, चाहे आपका लीनियर हो, चाहे वो आपका 2 डायमेंशनल में हो या 3 डायमेंशनल में हो, सबसे पहले आप क्या कीजिए, एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कीजिए। गॉसियन सरफेस का मतलब है कि इमेजिनरी सरफेस है। जिस भी ऑब्जेक्ट की वजह से हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, उसका एक सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस आप ड्रा कर लीजिए। कहने का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए मैंने इस वायर की वजह से फाइंड आउट करना है, तो अगर इस वायर से मान लीजिए मैं यहाँ से इतना दूरी पे जाऊं, मान लीजिए मैं यहाँ से r दूरी पे जाऊं और इसी वायर से मैं r दूरी पे इस तरफ जाऊं, तो मतलब इस वायर की वजह से r दूरी पे जो इलेक्ट्रिकल फील्ड होगा उतना ही इलेक्ट्रिकल फील्ड r दूरी पर इस तरफ जाके होगा। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि इस वायर से अगर मैं r दूरी इस तरफ आऊंगा तो r दूरी इस तरफ भी आना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर मैं r दूरी इस तरफ आऊंगा तो r दूरी यहाँ पे भी आना पड़ेगा हमने, क्योंकि अगर हमने मान लीजिए पहले ये r यहाँ पे मान लिया तो आप इसको r डैश मान सकते हैं, क्योंकि r हमने यहाँ से दूरी मान ली तो आप इसको r डैश मान सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस वायर से मैं r डिस्टेंस लेफ्ट हैंड साइड जाऊंगा तो r डैश डिस्टेंस राइट हैंड साइड भी जाना पड़ेगा, तभी तो सिमेट्री होगी। तो इस तरीके से हम एक सिमेट्रिकल सरफेस बना लेंगे, गॉसियन सरफेस बना लेंगे, जो कि कुछ आपको ऐसा दिखेगा। ये आपका वो गॉसियन सरफेस होगा, ये हमारा गॉसियन सरफेस होगा। और आपको दिख रहा होगा डेफिनेटली ये जो हमारा जो सरफेस है एक सिलेंड्रिकल सरफेस है। तो इस सिलेंड्रिकल सरफेस को कंप्लीट करने के लिए हम जो इसका लोअर एंड है उसको भी ऐसे कंप्लीट कर लेते हैं, एक सिलेंडर बना लेते हैं यहाँ पे इस तरीके से। तो ये जो यहाँ पे सिलेंडर बना ये हमारे पास एक गॉसियन सरफेस होगा। तो सबसे पहला काम था कि हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना था जो कि सिमेट्रिकल हो। तो ये आप देख रहे हैं ये जो वायर है उसके अराउंड ये गॉसियन सरफेस है, सिमेट्रिकल है। तो पहला काम तो हमारा ये हुआ। अब हम क्या करेंगे, अब हम इलेक्ट्रिकल फ्लक्स, ये जो हमारा सरफेस बना है, ये जो गॉसियन सरफेस बना है, अब हम ये देखेंगे कि इस गॉसियन सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिकल फ्लक्स बाहर जा रहे होंगे, यानी कि कितने इलेक्ट्रिकल फ्लक्स यहाँ से इमिट हो रहे होंगे। तो वो कैसे इमिट होंगे इलेक्ट्रिकल फ्लक्स हम जानते हैं। एक इलेक्ट्रिकल फ्लक्स का फार्मूला था हमारे पास E/ds cos थीटा और दूसरा फार्मूला था Q/ε0। दोनों फ्लक्स के फार्मूले दोनों को इक्वेट कर देंगे, वहां से हमारे पास इलेक्ट्रिकल फील्ड आएगा। तो देखिएगा सबसे पहले आपने करना क्या है, अब ये जो गॉसियन सरफेस बना, अब आप यहाँ से अंदाजा लगाइए कि इस गॉसियन सरफेस से, ये जो हमारे पास गॉसियन सरफेस है, इस गॉसियन सरफेस के कौन से एरिया से इलेक्ट्रिकल फ्लक्स जा रहे होंगे। तो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स का सबसे पहले अगर आप फार्मूला देखें तो वो क्या था हमारे पास, फाई दैट वाज इक्वल टू EA cos थीटा, ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब आप ये जानते हैं कि E इलेक्ट्रिकल फील्ड है, A एरिया वेक्टर और cos थीटा हमारे पास एंगल है। एंगल किस किस के बीच का है, इलेक्ट्रिकल फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है, एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है। तो यहाँ पे आपको कितने सरफेसेस दिखाई देंगे, यहाँ पे आपको 3 सरफेसेस दिखाई देंगे। दिखेगा कौन कौन से सरफेसेस। सबसे पहला सरफेस होगा ये ऊपर वाला, दूसरा सरफेस होगा ये नीचे वाला, और तीसरा जो सरफेस होगा हमारे पास ये जो कर्व्ड सरफेस है। तो 3 सरफेसेस हमारे पास इस गॉसियन सरफेस के ऊपर हमें मिलेंगे। तो क्या इन तीनों ही सरफेसेस इलेक्ट्रिकल फ्लक्स जाएंगे। तो हम देखेंगे कि कौन से सरफेस इलेक्ट्रिकल फ्लक्स जा रहे होंगे और कौन से सरफेस इलेक्ट्रिकल फ्लक्स नहीं जा रहे होंगे। तो देखिएगा यहाँ से इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ से जो इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन होगी वो डेफिनेटली इस तरफ होगी। इस तरफ देखूंगा तो इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ होगी, इस पॉइंट पे देखूंगा तो यहाँ पे होगी, और इस तरफ देखूंगा तो यहाँ पे होगी। और इस सरफेस के ऊपर अगर आपने एरिया वेक्टर ड्रॉ करना है तो इस सरफेस का एरिया वेक्टर भी इसी तरफ होगा। यानी कि हम बोल देंगे हमारे पास जो एरिया वेक्टर है उसकी डायरेक्शन भी यही है और इलेक्ट्रिकल फील्ड है उसकी डायरेक्शन भी यही है।
तो जो आपके पास सरफेस नंबर 3 है, जो सरफेस 3 है, वहां पे हमें ये देखने को मिला कि जो एरिया वेक्टर है और इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है उनकी डायरेक्शन सेम है। इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन सेम है, इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पे जो थीटा होगा वो 0 हो जाएगा। यानी कि सरफेस 3 से, जो सरफेस 3 माना है, जो हमारा कर्व्ड सरफेस माना है, वहां से तो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स जा रहे होंगे। अब हम ये चेक करेंगे कि जो सरफेस हमारा 1 और 2 है, क्या वहां से भी इलेक्ट्रिकल फ्लक्स जा रहे होंगे, क्या वो भी कुछ इलेक्ट्रिकल फ्लक्स को बनाने में कंट्रीब्यूट कर रहा होगा। तो देख लेते एक बार। अब ये जो हमारे पास सरफेस है, जो 1 सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ होगा। और यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन आपसे पूछे तो इलेक्ट्रिकल फील्ड या तो इस तरफ होगा या इस तरफ होगा। यानी कि एरिया वेक्टर तो इस तरफ और इलेक्ट्रिकल फील्ड इस तरफ, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का होगा। तो हमें यहाँ पे ये पता लगा कि जो सरफेस नंबर 1 है, इसी तरीके से जो सरफेस 2 है, सरफेस 2 का एरिया वेक्टर कैसे होगा, सरफेस के नॉर्मल होगा। और इलेक्ट्रिकल फील्ड कैसे होगा, इस तरफ। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड ये हुआ और एरिया वेक्टर ये हुआ, यहाँ पे दोनों का 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो हमें ये पता लगा जो सरफेस 1 और सरफेस 2 है, वहां पे इलेक्ट्रिकल फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 90 बनता है। तो कोस थीटा कितना, कोस 90 होगा। कोस 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। इसका मतलब जो सरफेस 1 और 2 है, वहां से कोई भी इलेक्ट्रिकल फ्लक्स नहीं जा रही होगी, कोई भी इलेक्ट्रिकल फ्लक्स वहां से नहीं जाएगी, क्योंकि वहां पे जो एंगल इलेक्ट्रिकल फील्ड और एरिया वेक्टर में वो 90 डिग्री का, और कोस 90 की वैल्यू 0। इसका मतलब केवल और केवल जो हमारा ये सिलेंड्रिकल सरफेस है, जो गॉसियन सरफेस है, जो हमने एक इमेजिनरी सरफेस माना है, उसके केवल कर्व्ड सरफेस से इलेक्ट्रिकल फ्लक्स जा रहे हों, यानी कि सरफेस नंबर 3 से। अब यहाँ से कितनी इलेक्ट्रिकल फ्लक्स जाएंगी, तो उसके बारे में हम लिख लेंगे। इलेक्ट्रिकल फ्लक्स पासिंग थ्रू सरफेस 3, तो फाई 3 लिख लेते हैं हम यहाँ पे, कि जो हमारे पास ये जो थर्ड सरफेस है, इससे कितने इलेक्ट्रिकल फ्लक्स यहाँ पे जा रहे हैं। तो फॉर्मूला कौन सा अप्लाई कर सकते हैं, यही फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, ई ए कोस थीटा। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं ई ए कोस थीटा कितना हो जाएगा, थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड भी इस तरफ है, एरिया वेक्टर भी इस तरफ है, तो एंगल 0 है, तो इसका मतलब कोस 0 हो जाएगा यहाँ से। तो हम बोल देंगे इलेक्ट्रिकल फ्लक्स थ्रू थर्ड सरफेस दैट विल बी इक्वल टू ई ए, और इसको लिख देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। देखिएगा यहाँ से हमारे पास इलेक्ट्रिकल फ्लक्स आ गई, तो एक इलेक्ट्रिकल फ्लक्स तो हमारे पास ऑलरेडी आ चुकी है, ई ए इलेक्ट्रिकल फील्ड है, और एरिया क्या है, एरिया इनक्लोज, यानी कि ये जो ए वो एरिया है, ध्यान रखिएगा, जहां से इलेक्ट्रिकल फ्लक्स जा रहे होंगे। एक फॉर्मूला तो इक्वेशन नंबर 1 से आया, दूसरा फॉर्मूला हम जानते थे, गोसला ने हमें फॉर्मूला बताया था कि फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू इनसाइड, यानी कि क्यू इनसाइड का मतलब क्या होगा कि जो गॉसियन सरफेस हमारे पास है, इस जो गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज इनक्लोज है। तो चार्ज इनक्लोज इन गॉसियन सरफेस हमें फाइंड आउट करना होगा। तो अनुमान लगाइए, ये हमारे पास गॉसियन सरफेस है, और इस वायर के ऊपर टोटल चार्ज था क्यू। तो जो टोटल चार्ज क्यू हमारे पास था, वो सारा तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर आ चुका है। तो क्यू की वैल्यू हम लिख लेंगे इस वायर के ऊपर जो टोटल चार्ज होगा, और इस वायर के ऊपर टोटल चार्ज हमने कितना माना था, क्यू माना था। तो हम यहाँ पे लिख देंगे क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, और ये इक्वेशन नंबर 2। तो देखिएगा ये इक्वेशन 1 और 2 दोनों ही क्या है, हमारे पास इलेक्ट्रिकल फ्लक्स की वैल्यूज हैं। तो दोनों इलेक्ट्रिकल फ्लक्स की वैल्यूज हैं, तो इसका मतलब ये दोनों बराबर होंगे, तो हम इनको इक्वेट कर देंगे। देखिएगा कैसे इक्वेट करेंगे, हम लिख देंगे यहां से फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो लिख लेंगे हम यहाँ से ई ए इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। हमने तो इलेक्ट्रिकल फील्ड निकालना, इलेक्ट्रिकल फील्ड कितना हो जाएगा, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल फील्ड हो जाएगा, क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट। अब देखिएगा ए एरिया है हमारे पास, एरिया कौन सा एरिया है,
वही एरिया हम कंसिडर करेंगे जिसके अंदर से इलेक्ट्रिकल फ्लक्स जा रहे होंगे। तो एरिया 1 और 2 से तो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स जा ही नहीं रहे, केवल थर्ड जो सरफेस है वहीं से जा रहे हैं। तो ये जो कर्ड सरफेस है इसका एरिया कितना है हम जानते हैं। अगर कोई भी सिलेंडर है और उसका कर्ड सरफेस एरिया हमारे पास, अगर रेडियस उसकी r हो और उसकी l लेंथ हो, तो वो होता है 4πl। आप जानते हैं कि अगर कोई सिलेंडर है जिसकी रेडियस r है और उसकी टोटल लेंथ हमारे पास l हो, तो उसका जो एरिया होगा उसकी वैल्यू होगी हमारे पास, एक मिनट, ये जो एरिया होगा यानी कि सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया अगर हमने लिखना हो तो कैसे लिखेंगे देखिएगा। उस एरिया की वैल्यू होगी हमारे पास 4πrl। A is the area of this curved surface, तो 4πrl। तो यहाँ पे एरिया की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 4πrl भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हो जाएगा 4π A की जगह पे RL एप्सिलॉन नॉट। देखिएगा Q ओवर 4πrl एप्सिलॉन नॉट। 4πrl कैसे लिखा हमने, एरिया लिखा, किसका एरिया, ये जो सिलेंडर था इस सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया। अब आप देखिए यहाँ पे Q/L है, चार्ज पर यूनिट लेंथ है, तो उसकी जगह पे हम लैम्डा भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे ये जो फॉर्मूला इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, कि लैम्डा ओवर 4πr एप्सिलॉन नॉट, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी। तो हम बोल सकते हैं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी होगी वो होगी लैम्डा ओवर 4π एप्सिलॉन नॉट, 4π एप्सिलॉन नॉट और r। देखिएगा ये हमने क्या किया, यहाँ पे Q/L लिखा, यानी कि चार्ज पर यूनिट लेंथ था, वही तो हमारे पास लैम्डा था, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो Q/L की जगह पे लिख दिया मैंने लैम्डा, बाकी सब इस तरीके से। तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी किसी लीनियर वायर की वजह से फाइंड आउट करनी है जिसके ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसकी वैल्यू होगी लैम्डा ओवर 4π एप्सिलॉन नॉट r। r क्या है, r वो दूरी है जितनी दूरी पे हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, क्या वो उस वायर के ऊपर टोटल चार्ज है। तो हमने यहाँ से ये नोट डाउन किया, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना आसान है। सबसे पहले गॉसियन सरफेस मानिए, उस गॉसियन सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिकल फ्लक्स जाएंगी वो फाइंड आउट कर लीजिए, दोनों इलेक्ट्रिकल फ्लक्स को इक्वेट कर दीजिए, बराबर रख दीजिए और हमें इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी मिल जाएगी। आई होप स्टूडेंट आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपना चैनल है इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और भी आने वाले टाइम में आपको और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ फिजिक्स से रिलेटेड आपको मिलते रहेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।